हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जी.डी. त्यागी। हम लोग जीओसी का नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं आज आइसोमेरिज्म। देखते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ से मीनिंग है फिजिकल एंड केमिकल। कोई भी एक प्रॉपर्टी यदि डिफर होती है तो वो आइसोमर्स ही बनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन देखें, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल फर्दर चेन पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टॉटो, रिंग चेन। स्टीरियो को देखेंगे कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल। कन्फर्मेशनल फर्दर दो पार्ट में है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। यहाँ पर आप देखेंगे जो कन्फर्मेशनल है ये एल्केन में आपको दिखाई देगा और ज्योमेट्रिकल आपको एल्कीन में। और ऑप्टिकल के लिए आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि वही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे जो डी सिमेट्रिकल हो। डी सिमेट्रिकल का मतलब जिनमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल से। स्ट्रक्चरल में मैंने यहाँ पर ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है, रिंग, टॉटो, फंक्शनल, मेटा, चेन, पोजीशन। इसका कई जगह इस्तेमाल मैं करूँगा। स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म से। मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी का सेम होगा, डिफ़र होगा तो नेचर ऑफ कार्बन चेन में। कार्बन चेन से मीनिंग हमारा हो गया कि यहाँ पर मान लीजिए आपके 4 कार्बन एक लाइन से अटैच हैं। अब के से यही कार्बन आपके प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन की थी, अब के से प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन की हो गई। तो ये कहलाएगा हमारा चेन आइसोमर्स। इसमें ध्यान रखेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन ये कभी भी चेन आइसोमर्स नहीं बनाते। स्टार्ट ही आपका C4H10 से होगा। तो एक मैंने दिखाया नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा लिखा है आइसोब्यूटेन। इट मीन चेन आइसोमर्स कितने बने? 2। C5H12 के कितने आइसोमर्स बनेंगे चेन? तो नॉर्मल, आइसो एंड न्यू पेंटेन, 3 आइसोमर्स। ये आपको याद रखने फटाफट। C6H14 में 5, ये पेपर में कई बार आ भी चुका है। C7H16 के 9 आइसोमर्स होते हैं। तो ये तो थे हमारे एल्केन। अब मैं ले रहा हूँ एल्कीन। यहाँ पर डबल बॉन्ड देखें, 4 कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन जिसमें एक हमने ब्रांच लगा दी। ध्यान ये रखना है कि डबल बॉन्ड अपने उसी पोजीशन पर रहे, मीन्स 1 2 3 4, 1 2 3। प्रिंसिपल चेन आपकी 4 कार्बन की है, यहाँ प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन की है, डबल बॉन्ड सेम नंबर पर। C4H9OH, इसमें आप देखें OH ग्रुप उसी नंबर पर आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3। यहाँ प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन की है, यहाँ प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन की है। तो चेन आपकी छोटी और बड़ी चल रही हैं, इसीलिए ये चेन आइसोमर्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यदि हमने फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिए हैं तो आप फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करते ही हैं। यहाँ सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप COH है। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन की और यहाँ पर आपकी 3 कार्बन की। तो ये पहचान है आपके चेन आइसोमर्स को देखने की। ये 2 एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे लिए हैं। यहाँ पर साइकिल ली है मैंने, साइकिल 6 कार्बन की है, यहाँ पर साइकिल 5 कार्बन की है और एक साइड में आ गया। तो ये भी आपके क्या हैं? चेन आइसोमर्स। इनमें कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा है। साइकिल में आपको हाइड्रोजन नहीं दिखाई देते, इसलिए आपको DU निकालना कंपलसरी है। और DU इनका 1 है क्योंकि एक इसमें रिंग बनी हुई है। और बच्चों ध्यान रखना, जिन बच्चों को DU कैलकुलेट करना नहीं आता वो मेरे सेकंड वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें हाइब्रिडाइजेशन और DU कैलकुलेट करना मैंने सिखाया है। तो आप लोग अच्छी तरह उस टॉपिक को ज़रूर रीड करेंगे। और हाँ बच्चों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आगे। यहाँ पर फिर आप देखें ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, लेकिन इस जगह पर देखें ये 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है। तो प्रिंसिपल चेन यहाँ पर 2 कार्बन की, यहाँ 1 कार्बन की, इसलिए ये एग्जाम्पल भी चेन आइसोमर्स का ही है। और चूँकि एक एक रिंग है इसलिए DU भी इसका 1 है। आइए बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्काइल ग्रुप।
इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि CH4 में से एक हाइड्रोजन यदि रिप्लेस कर दिया जाए तो आपका बनता है CH3, दैट इज मिथाइल एल्काइल। अब इस एल्काइल में कहीं पर भी आप X अटैच कर सकते हैं, तो नाम इसका वही रहेगा, मिथाइल हैलाइड। मैं यहाँ 2 कार्बन लेता हूँ, एक H निकाल देता हूँ, CH3 CH2, दिस इज इथाइल। इसमें इस कार्बन पर यदि मैं एक X अटैच कर देता हूँ तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल हैलाइड। अब यही X यदि मैं इस पर अटैच कर देता हूँ तो भी इसका नाम यही रहेगा। इट मीन्स इसका एक ही आइसोमर बन रहा है। अब आते हैं हम लोग C3H7 से। C3H7 के मैं स्ट्रक्चर से नहीं बना रहा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट याद रखने हैं ये। C3H7 के 2, C4H9 के 4, C5H11 के 8। ज़्यादातर प्रॉब्लम आपकी इन्हीं से सॉल्व हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम्स आती है आइए डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ओनली स्ट्रक्चरल ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन होता है आपका C4H10। एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दें, उसकी जगह एक Cl लगा दें, तो ये बनेगा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। दिस इज C4H9Cl। अब आप यहाँ देखें C4H9 के टोटल कितने आइसोमर्स लिखे हैं? 4, तो आपका आंसर हो गया 4, क्योंकि Cl 4 जगह आप पहुंचा सकते हैं। सेकंड देखें, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल अल्कोहल्स विथ C3H7OH एंड C5H11OH। यहाँ पर देखें C3OH कितने हैं? 2, C5H11 टोटल कितने हैं यहाँ? 8, तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं 2 and 8। अगला क्वेश्चन है, इसमें टोटल एल्कोहल्स और टोटल ईथर्स बताने हैं C4H10O, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ दिखाया एल्कोहल के लिए आपने OH लिख लिया, रेस्ट कार्बन और हाइड्रोजन आपने यहाँ पर अटैच कर दिए, तो आ गया C4H9OH। तो C4H9 होते ही आपके पास पता चल गया कि 4 आइसोमर्स हैं, तो एल्कोहल के 4 आइसोमर्स बन गए। ईथर की बात करते हैं। ईथर में दिखाया है सेंटर में O, लेफ्ट राइट में R1 R2, मीन्स ये दोनों अलग अलग साइज के R1 R2 हैं। पहले हमने लिखा CH3, दूसरी तरफ लिखा C3H7। तो C3H7 जैसे ही आपने लिखा तो आपको पता है कितने आइसोमर्स बनेंगे? 2, तो इस ईथर के 2 आइसोमर्स आ गए। दूसरा लिख सकते हैं C2H5O, C2H5। इसमें आप लोग जानते हैं C2H5 में मैंने यहाँ समझाया ही था 1 आइसोमर बनेगा, तो 1, तो टोटल ईथर आइसोमर्स देगा 3, एल्कोहल देगा 4, इसलिए करेक्ट आंसर है आपका 4 and 3। और यदि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछे जाएं तो आप आंसर देंगे 7। इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल अमीन्स ऑफ C5H13N। तो सबसे पहले आप इसका DU चेक करो, DU आएगा 0। इसके बाद हम जानते हैं अमीन जो हैं वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं। तो आप इन्हीं को कितने कितने स्ट्रक्चर्स इनके फॉर्म होंगे इसके लिए आप देखें ज़रा। सबसे पहले 1 डिग्री अमीन के लिए NH2 लिख लिया हमने, ये 1 डिग्री के लिए चलता है। रेस्ट कार्बन और हाइड्रोजन लिखे, दैट इज C5H11। C5H11 आते ही आप उसके 8 आइसोमर्स बताएंगे। 2 डिग्री के लिए आप बनाएंगे NH के लेफ्ट और राइट में एक तरफ CH3, दूसरी तरफ C4H9, और C4H9 के आप लोग जानते हैं कितने आइसोमर्स बनते हैं? 4। इसी में 2 डिग्री का दूसरा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है C2H5 NH C3H7। अब इसमें C3H7 के 2 आइसोमर्स, टोटल 2 डिग्री अमीन के 6 आ जाएंगे। 3 डिग्री अमीन की बात करते हैं तो N होता है इसका 3 डिग्री के लिए। तो आपने 1 2 3 तीनों वैलेंसीज में CH3 CH3 C3H7 लगाया, तो फिर C3H7 के 2 आइसोमर्स बनते हैं। दूसरा इसी में स्ट्रक्चर्स बनाया जा सकता है C2H5 लगाकर। तो ये स्ट्रक्चर है। अब C2H5 के कितने होते हैं? 1, तो सम कितना हो गया इनमें? 3 आइसोमर्स। यदि क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल 1 डिग्री बताएं तो 8,
2 डिग्री बताएं 6, 3 डिग्री बताएं 3, और टोटल पूछेगा तो आप 17 बताएंगे, जैसे यहाँ मैंने टोटल पूछ लिया है। तो इस टाइप से आप कितनी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे आसानी से इस स्टैंडर्ड से सॉल्व कर सकते हैं। बी आते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म में। पोजीशन आइसोमेरिज्म में डेफिनेशन क्या होगी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्सटीट्यूएंट। सब्सटीट्यूएंट से मीनिंग होता है वो ग्रुप जो प्रीफिक्स में लगाए जाते हैं, जैसे आपका हेलोजन हो गया, जैसे ईथर हो गया, जैसे NO2 ग्रुप हो गया, ये सब सब्सटीट्यूएंट होते हैं। सेकंड है इसमें कंडीशन सेम प्रिंसिपल चेन ऑफ कार्बन एटम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो कार्बन के प्रिंसिपल चेन है वो चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल देखें, C3H7OH 3 कार्बन का OH, 3 कार्बन का सेकंड नंबर पर OH, तो यहाँ पर OH ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन 1 ऑल, इसको कहते हैं प्रोपेन 2 ऑल, और जनरल नेम है एन प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि कई बार पेपर में आ जाते हैं कि एन प्रोपाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो आप आंसर लिखेंगे पोजीशन। C4H8 की बात करते हैं, इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड यहाँ नंबर 1 पर है, यहाँ नंबर 2 पर है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। C4H9Cl देखते हैं, इसमें 4 कार्बन, नंबर 1 पर Cl, यहाँ नंबर 2 पर Cl, तो 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन। लेकिन स्पेशली ध्यान रखें जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है 4 इधर 4 इधर, ऊपर भी आप देखें 4 4, इसका मतलब ये चेंज नहीं होगी। यदि आपने प्रिंसिपल कार्बन चेन चेंज कर दी तो वो बन जाएगा चेन आइसोमर, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मैंने बेंजीन रिंग दिखाएं, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नंबर 3, नंबर 1 नंबर 4, पोजीशन बदल गई। सिमिलरली ये साइक्लिक कंपाउंड है, 1 1 पर है, 1 2 पर है, 1 3 पर है, 1 4 पर है। तो इस टाइप से आप इजीली पहचान सकते हैं कि पोजीशन आइसोमर्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफर इन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। FG मीन्स फंक्शनल ग्रुप। ये मैंने एक जनरल ऑर्डर लिखा हुआ है, इस ऑर्डर को सभी बच्चों को याद रखना है। क्या ऑर्डर है, एल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ होता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ होता है, थायो एल्कोहल थायो ईथर के साथ होता है, एमाइड ऑक्साइम के साथ होता है, एलिफेटिक एल्कोहल, इसको आप एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, एलिफेटिक एल्कोहल फिनॉल के साथ है, और फिनॉल में भी कौन सा, ऑर्थोक्रिसॉल लिखा है मैंने। और ये लास्ट पॉइंट है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, लेकिन सेम मॉलिकुलर फार्मूला होना चाहिए इनका, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स है। यहाँ पर ये बिल्कुल जनरल फॉर्म मैंने लिखी है, दूसरी फॉर्म मैंने इधर लिखी है जिसके लिए लिखा है DU। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनके लिए आप पहले DU कैलकुलेट करते हैं, उसी के लिए मैंने ये 2 टिक लगाए हैं। जैसे डबल बॉन्ड आइसोमेरिक विद ट्रिपल बॉन्ड, तो ये DU बताएगा डबल और ट्रिपल के बारे में। यहाँ मैंने दिखाया है 4 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड और 4 कार्बन में 2 जगह डबल बॉन्ड, तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। सेकंड टिक है अनसैचुरेटेड अल्कोहल 3 और मोर कार्बन का, आइसोमेरिक टू एल्डिहाइड कीटोन एंड इपॉक्सी ईथर। तो देखिए कितने सारे बन गए इसके। यहाँ मैंने ये एग्जाम्पल भी लिया है, ये देखिए अनसैचुरेटेड ईथर है, ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है, ये आपका इपॉक्सी ईथर है, और इन सब का मॉलिकुलर फार्मूला एक ही आ रहा है। तो DU चेक कर लेते हैं इससे हम। अब आते हैं मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में सेम मॉलिकुलर फार्मूला, डिफर इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ अ मल्टीवैलेंट ग्रुप्स। मल्टीवैलेंट ग्रुप से मीनिंग है जैसे ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में एल्काइल ग्रुप लगेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ऐसे यहाँ मैंने ये कीटो ग्रुप लिया हुआ है, NH2 डिग्री अमीन लिया हुआ है, ऐसे ही थायो
ईथर लिया हुआ है। C4H10 हो, देखते हैं, ऑक्सीजन लगा दिया, C2H5 एक तरफ, C2H5 दूसरी तरफ, लेकिन दूसरा इसका जो आइसोमर है इसमें यहाँ एल्काइल ग्रुप आपका C2H5 है, यहाँ CH3 है, तो इनके साइज छोटे बड़े हो रहे हैं। C2H5 इधर है, लेकिन अब हो गया C3H7। C4H11N का सेम इसी कंडीशन में आप देख सकते हैं, CH3 इधर है, C2H5 इधर है, C3H7 इधर है, C2H5 इधर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, C5H10O। इसमें ये मैंने लिया हुआ है कीटोन, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये CH3 और इधर आपके 3 कार्बन हैं। इस वाले कंडीशन में देखें 2 कार्बन हैं कीटोन के और 2 ही राइट में हैं, तो छोटे बड़े एल्काइल ग्रुप हो गए आपके। इसको यदि मैं नाम से बोलूँ तो इसका हो गया IUPAC नाम पेंटेन 2 ऑन, दिस इज पेंटेन 3 ऑन। अब आप तुरंत कहेंगे कि यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप की अपनी पोजीशन बदल रही है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स भी होगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रायोरिटी लिखवाई थी RTFMCP। यहाँ आप देखें कि P क्या है पोजीशन और M क्या है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म की प्रायोरिटी पहले है, तो यदि किसी भी क्वेश्चन में ये आ जाता है कि ये मेटामेरिज्म शो करेंगे या पोजीशन शो करेंगे, वन एंड ओनली वन ऑप्शन यदि दिया हुआ है तो आप टिक लगाएंगे मेटामेरिज्म पर। इसीलिए ये मैंने ऑर्डर लिखा था।